नीदरफील्ड में कुछ दिन और सब कुछ बदलने लगा। मजाक भरी बातचीत, छुपा हुआ आकर्षण और अचानक घर लौटने का फैसला। यह सिर्फ मुलाकात नहीं थी, यह एक नई प्रेम कहानी की असली शुरुआत थी। नमस्कार दोस्तों, आप सुनने जा रहे हैं उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का अगला एपिसोड। जब डिनर के बाद सभी महिलाएं वहां से चली गई तो एलिजाबेथ तुरंत अपनी बहन जेन के पास गई। उसने देखा कि जेन अब ठीक है और उसे ठंड नहीं लग रही, इसीलिए उसे साथ लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। वहाँ उनकी मुलाकात दो दोस्तों से हुई जो बहुत खुश और मजाकिया मूड में थे। एलिजाबेथ ने पहले कभी उन्हें इतना दोस्ताना नहीं देखा था। वे खुलकर बातें कर रहे थे, कभी किसी मजेदार विषय पर चर्चा करते, कभी हंसाने वाली कहानियां सुनाते और कभी अपने ही परिचितों के बारे में हल्के मजाक करते। जब वे कमरे में आए तो जेन बेनेट बातचीत का मुख्य विषय नहीं रही। मिस बिंगले की नजरें बार बार डार्सी की ओर जा रही थी और उनके पास पहुंचने से पहले ही वह उनसे बात करने के लिए आतुर थी। डार्सी ने एलिजाबेथ बेनेट और जेन बेनेट का विनम्रता से अभिवादन किया और जेन के ठीक होने पर खुशी जताई। मिस्टर हर्ट्स ने भी औपचारिकता से हल्का सा झुककर अभिवादन किया, लेकिन असली अपनापन तो चार्ल्स बिंगले के व्यवहार में दिखा। वे सचमुच खुश थे और जेन का हाल बड़ी चिंता और अपनापन से पूछ रहे थे। करीब आधा घंटा कमरे में आग ठीक करने में बीत गया ताकि सबको दूसरे कमरे में न जाना पड़े। जेन की सुविधा के लिए उसे आग के पास से हटाकर दरवाजे से दूर आराम से बैठाया गया। बिंगले उसके सामने बैठ गए और ज्यादातर उसी से बातें करते रहे। कमरे के दूसरे कोने में बैठे एलिजाबेथ ये सब देख रही थी और यह देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। जब चाय खत्म हो गई तो मिस्टर हर्ट्स ने अपनी साली मिसेस बिंगले को याद दिलाया कि अब ताश खेला जाए, लेकिन किसी ने खास रुचि नहीं दिखाई। उन्हें जल्दी समझ आ गया कि डार्सी ताश नहीं खेलना चाहते। जब उनकी बात का कोई समर्थन नहीं मिला और कमरे में इस विषय पर चुप्पी रही तो मिस्टर हर्ट्स को मानना पड़ा कि कोई भी खेलना नहीं चाहता। अब उनके पास करने को कुछ था भी नहीं, इसीलिए वो सोफे पर लेट गए और ऊँघने लगे। डार्सी ने किताब उठा ली, मिस बिंगले ने भी दिखावे के लिए किताब उठा ली, लेकिन उनका ध्यान पढ़ने में कम और डार्सी पर ज्यादा था। मिसेस हर्ट्स अपने गहनों से खेलती हुई बैठी रहीं और बाद में अपने भाई की बातचीत में शामिल हो गई। मिस बिंगले किताब पढ़ने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उनका असली ध्यान तो डार्सी पर था। वह बार बार देख रही थी डार्सी अपनी किताब में कहाँ तक पहुँचे हैं। कभी सवाल पूछती तो कभी उनकी किताब की तरफ झांकती। वह उन्हें बातचीत में उलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डार्सी सिर्फ उनके सवालों का संक्षिप्त उत्तर देते और फिर वापस पढ़ने लगती। कुछ देर बाद मिस बिंगले को किताब में भी अब कोई दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने किताब तो सिर्फ दिखावे के लिए उठाई थी। उसने जोर से जम्हाई लेते हुए कहा, इस तरह से शाम बिताना कितना अच्छा है। मुझे लगता है कि किताब पढ़ने से बढ़कर कोई आनंद नहीं। किताबों के अलावा हर चीज से इंसान जल्दी थक जाता है। जब मेरा अपना घर होगा तो मैं चाहूंगी कि मेरे पास एक बड़ी लाइब्रेरी हो, और अगर नहीं हुई तो मुझे बहुत परेशानी होगी। असल में वह यह सब इसलिए कह रही थी ताकि डार्सी प्रभावित हो, लेकिन डार्सी शांत होकर पढ़ते रहे। जब उसने लाइब्रेरी वाली बात कही तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से उसने जम्हाई ली, अपनी किताब एक तरफ रख दी और कमरे में इधर उधर देखने लगी ताकि कोई नया मनोरंजन मिल सके। तभी उसने सुना कि उसका भाई चार्ल्स बिंगले और जेन बेनेट बॉल की बातें कर रहे हैं। यह सुनकर वह तुरंत उनकी ओर मुड़ी और बोली, वैसे चार्ल्स, क्या तुम सच में नीदरफील्ड में एक डांस पार्टी का आयोजन करने वाले हो? मेरा मानना है कि कोई फैसला लेने से पहले यहाँ मौजूद लोगों से भी तुम्हें पूछ लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को यह बॉल मनोरंजन की बजाय परेशानी लगे। डार्सी की ओर इशारा करते हुए चार्ल्स बिंगले हंसकर बोले, अगर तुम्हारा इशारा डार्सी की बात पर है तो वो चाहे तो बॉल शुरू होने से पहले ही सोने जा सकता है, लेकिन जहाँ तक डांस पार्टी की बात है, इसका फैसला हो चुका है। जैसे ही हमारी रसोइया मिसेस निकोलस सूप तैयार करके लाएंगी, मैं निमंत्रण भेज दूंगा। इस पर मिस बिंगले ने कहा, मुझे बॉल पसंद है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा अलग तरीके से आयोजित किया जाए, ऐसी बड़ी सभाओं में कुछ न कुछ असहज हो ही जाता है। मुझे लगता है कि डांस की जगह बातचीत ज्यादा होनी चाहिए। बिंगले मुस्कुराए और बोले, मेरी प्यारी कैरोलिन, बातचीत समझदारी बढ़ा सकती है, लेकिन उसमें बॉल जैसा मजा नहीं आएगा। इस बात पर बिंगले ने कोई जवाब नहीं दिया।
थोड़ी देर बाद वो उठे और कमरे से बाहर चली गई। उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और वह बहुत सलीके से चलती थी। मिस बिंगले का असली उद्देश्य था डार्सी का ध्यान अपनी ओर खींचना। डार्सी को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मिस बिंगले ने सोचा कि अब उन्हें प्रभावित करने के लिए कुछ अलग करना चाहिए। इसीलिए वो एलिजाबेथ की ओर मुड़ी और बोली, मिस एलिजाबेथ, आइए हम दोनों कमरे में थोड़ा टहल लें। काफी देर से बैठे रहने के बाद यह अच्छा लगेगा। एलिजाबेथ को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह तुरंत तैयार हो गई। मिस बिंगले का असली इरादा सफल हुआ। डार्सी ने सच में ऊपर देखा। दोनों को कमरे में टहलते देख वे थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बिना सोचे अपनी किताब बंद कर दी। फिर उन्हें साथ चलने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि एलिजाबेथ और मिस बिंगले के साथ टहलने के पीछे 2 कारण हो सकता है, और अगर वे साथ चले गए तो उनमें से कोई एक कारण जरूर प्रभावित होगा। यह सुनकर मिस बिंगले बहुत उत्सुक हो गई और समझना चाहती थी कि डार्सी का मतलब क्या है। उन्होंने एलिजाबेथ से पूछा कि क्या वह इस बात को समझ रही है। एलिजाबेथ ने कहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन अगर हम उनसे न पूछें तो शायद उन्हें बुरा लगेगा। मिस बिंगले वैसे भी डार्सी को निराश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उनसे जिद करके पूछा कि वे अपना मतलब साफ करें। डार्सी ने कहा, मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम दोनों के कमरे में टहलने के पीछे 2 कारण हो सकता है। एक, या तो तुम दोनों आपस में कुछ निजी बातें करना चाहती हो। अगर ऐसा है तो मेरे साथ आने से हमारी बातों में बाधा आएगी। या तो फिर यह हो सकता है कि तुम दोनों को यह लगता है कि चलते हुए तुम दोनों बहुत ज़्यादा आकर्षक दिखती हो। अगर ऐसा है तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं यहीं बैठकर तुम्हें देखूं और तुम्हारी ज़्यादा तारीफ करूं। मिस बिंगले ने थोड़ा नाराज होकर कहा, यह तो बड़ी अजीब और बेकार मजाक था। मैंने ऐसा मजाक पहले कभी नहीं सुना। हम इन्हें इस तरह की बात कहने की सजा कैसे दें? इस पर एलिजाबेथ बेनेट मुस्कुराकर बोली, अगर सच में सजा देनी है तो तरीका बहुत आसान है। हम सब मिलकर इन्हें छेड़ सकते हैं और उन पर हंस सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह इतना आसान होगा, क्योंकि ये खुद भी बहुत मजाक समझते हैं। डार्सी को छेड़ना मुश्किल है क्योंकि वे जल्दी शर्मिंदा नहीं होते। मिस बेनेट ने कहा, मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि किसी शांत और समझदार व्यक्ति को कैसे छेड़ा जाए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो उल्टा वही हम पर भारी पड़ सकते हैं। इसीलिए बिना वजह हंसकर हम खुद को ही मुक्त नहीं बनाना चाहेंगे। फिर डार्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर डार्सी पर हंसना आसान नहीं होगा। यह सुनकर एलिजाबेथ ने कहा, यह तो बड़ी खास बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे हंसना बहुत पसंद है और जहाँ मौका मिलता है मैं वहाँ हंस ही देती हूँ। डार्सी ने कहा, मिस बिंगले ने मुझे कितना समझदार और अच्छा बताया है। शायद मैं इतना नहीं हूँ। दुनिया में सबसे अच्छे और सबसे समझदार लोग भी कभी न कभी मजाक का विषय बन ही जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें दूसरों पर हंसना पसंद है। इस पर एलिजाबेथ बेनेट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, ऐसे लोग होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं उनमें से नहीं हूँ। जो लोग सच में अच्छे और समझदार होते हैं, मैं उनका मजाक नहीं उड़ाती। हाँ, छोटी छोटी गलतियाँ, अजीब आदतें या बेवकूफ़ी भरी बातें, इन पर मुझे हंसी आ जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी बातें आप में नहीं है। एलिजाबेथ का यह जवाब आधा मजाक और आधा तारीफ था। डार्सी ने कहा, शायद कोई भी इंसान पूरी तरह से कमजोरियों से बचा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे अनुभव में इंसान को खासकर उन कमजोरियों से दूर रहना चाहिए जिन पर लोग मजाक उड़ाते हैं, और जैसे घमंड और अभिमान। डार्सी ने आगे कहा, घमंड सच में एक कमजोरी है, लेकिन जहाँ अच्छी बुद्धि होती है वहाँ थोड़ा अभिमान होता ही है। एलिजाबेथ अपना मुस्कान छुपाने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। तभी मिस बिंगले बोली, लगता है एलिजाबेथ, तुमने अब मिस्टर डार्सी का पूरा परिचय जान लिया है। बताओ, नतीजा क्या निकला? मुझे तो लगता है कि उनमें कोई कमी नहीं है। इस पर डार्सी ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझमें कोई कमी नहीं है। मुझमें कई कमियां हैं, लेकिन ये समझ की कमी नहीं है। हाँ, अपने स्वभाव के बारे में मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, शायद मैं थोड़ा सख्त हूँ। मैं लोगों की गलतियों जल्दी भूल नहीं पाता, जबकि मुझे भूल जाना चाहिए। डार्सी ने आगे कहा,
और अगर कोई मुझे अपमानित करे मैं उसे आसानी से भूलता नहीं। मेरी भावनाएं इतनी जल्दी शांत नहीं होती। मेरे स्वभाव को जिद्दी कहा जा सकता है। एक बार अगर किसी के बारे में मेरी अच्छी राय खत्म हो जाए तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यह सुनकर एलिजाबेथ बेनेट ने हंसते हुए कहा, यह तो सच में एक कमी है। किसी का गुस्सा जल्दी खत्म ना होना चरित्र की कमजोरी है, लेकिन आपने अपनी कमी ईमानदारी से मान ली। इस पर मैं हंस नहीं सकती। आप तो मुझसे सुरक्षित हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्राकृतिक कमजोरी होती है जिसे पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। आपकी कमजोरी यह है कि आप लोगों के प्रति जल्दी कठोर राय बना लेते हैं। डार्सी मुस्कुराए और बोले, और आपकी कमजोरी यह है कि आप लोगों को गलत समझने में जल्दी करती हैं। इतने में मिस बिंगले इस बातचीत से उब गई क्योंकि इसमें उनकी खास भागीदारी नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन मिसेस हर्ट से कहा कि जरा मिस्टर हर्ट को जगा दो। मिसेस हर्ट ने तुरंत वैसा ही किया और पियानो खोल दिया ताकि संगीत शुरू हो सके। कुछ देर बाद डार्सी ने सोचा कि उनका एलिजाबेथ पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं है और उन्हें खुद को थोड़ा संयमित दिखाना होगा। आपस में बात करने के बाद एलिजाबेथ बेनेट और जेन बेनेट ने यह तय किया कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए। अगली सुबह एलिजाबेथ ने अपनी माँ मिसेस बेनेट को पत्र लिखा और अनुरोध किया कि दिन में उनके लिए गाड़ी भेज दी जाए, लेकिन मिसेस हर्ट्स चाहती थी कि उनकी बेटियां अभी कुछ दिन और नेदरफील्ड पार्क में रुके ताकि जेन का पूरा एक सप्ताह वहाँ बीत जाए। इसीलिए उन्होंने जवाब भेज दिया कि मंगलवार से पहले गाड़ी नहीं भेजी जा सकती। उन्होंने यह भी लिख दिया कि अगर चार्ल्स बिंगले और उनकी बहनें उन्हें रुकने के लिए कहे तो वे जरूर वहाँ रुके, मना ना करें। लेकिन एलिजाबेथ और रुकना नहीं चाहती थी। उन्हें डर था कि अगर वे ज़्यादा दिन रुकेंगी तो यह अजीब लगने लगेगा। इसलिए उसने जेन से कहा कि वे मिस्टर बिंगले की गाड़ी मंगवा ले और उन्हें बता दे कि वह अगली सुबह घर लौटना चाहती हैं। जब यह बात सामने आई कि जेन बेनेट और एलिजाबेथ अगली सुबह जाने वाली हैं, तो घर में अलग अलग प्रतिक्रिया शुरू हुई। मिस बिंगले को ऊपर ऊपर से तो दुख हुआ, लेकिन सच यह था कि वो एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती थी। इसीलिए उसकी चलन जेन के प्रति दिखावे की पसंद से ज़्यादा मजबूत थी। घर के मालिक चार्ल्स बिंगले ने यह सुनकर सचमुच अफसोस जताया। उन्होंने जेन को मनाने की कोशिश की और कहा अभी न जाए क्योंकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और थोड़ा आराम करना बेहतर होगा। लेकिन जेन को भरोसा था कि वह अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसलिए उसने जाने का फैसला नहीं बदला। डार्सी के लिए एलिजाबेथ का जाना एक तरह से ठीक ही था क्योंकि एलिजाबेथ बेनेट उन्हें अपेक्षा से ज़्यादा आकर्षित करने लगी थी। मिस बिंगले एलिजाबेथ के साथ रुका व्यवहार कर रही थी और उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। डार्सी ने यह सब देखा और उन्होंने मन में तय किया कि वे खुद को संभाल कर रखेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उनके मन के भाव ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे। उन्हें लगा कि अगर वे अपने व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे तो एलिजाबेथ के प्रति उनका आकर्षण स्पष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने खुद को थोड़ा दूर रखने का निर्णय। उस दिन जानबूझकर एलिजाबेथ से बहुत कम बात की। पूरा समय मिलाकर शायद 10 शब्द ही बोले होंगे। हालांकि कुछ समय वे दोनों अकेले भी बैठे थे, फिर भी डार्सी अपनी किताब पढ़ते रहे और उनकी ओर देखने से भी बचते रहे। रविवार के नाश्ते के बाद विदा लेने का समय आ गया और आखिरकार जेन बेनेट और एलिजाबेथ बेनेट वहाँ से जाने लगे। अंत में मिस बिंगले का व्यवहार पहले से ज़्यादा विनम्र हो गया। जेन के प्रति वह खास तौर पर बहुत स्नेह दिखा रही थी। विदा लेते समय उसने जेन को गले लगाया और कहा उसे फिर से लॉन्गबॉर्न या फिर नेदरफील्ड पार्क में मिलने की खुशी होगी। उसने एलिजाबेथ से विशिष्टाचार से हाथ मिलाया। एलिजाबेथ वहाँ से जाते समय काफ़ी खुश थी क्योंकि अब वह अपने घर लौट रही थी और यहाँ का औपचारिक माहौल पीछे छूट रहा था। जब जेन बेनेट और एलिजाबेथ बेनेट घर पहुँची तो उनकी माँ मिसेस बेनेट उनका बहुत उत्साह से स्वागत नहीं किया। वह इस बात से हैरान थी कि वे इतनी जल्दी लौट आई और उन्हें लगा कि शायद जेन फिर से बीमार पड़ जाएगी। लेकिन उनके पिता मिस्टर बेनेट उन्हें देखकर सचमुच बहुत खुश हुए। उन्होंने कम शब्दों में ही अपना स्नेह जताया, लेकिन साफ था कि उन्हें अपनी बेटियों के लौटने की खुशी हुई। शाम को जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो घर का माहौल पहले जैसा नहीं था क्योंकि जेन और एलिजाबेथ कुछ दिनों से घर पर नहीं थी। मैरी बेनेट हमेशा की तरह गंभीर थी। वह नैतिक बातें पढ़ने और ज्ञान की बातें करने में लगी हुई थी और उसने कुछ उपदेश जैसे विचार भी सुनाए।
दूसरी ओर छोटी बहनें, खासकर लीडिया बेनेट, बहुत उत्साहित थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रेजिमेंट के अधिकारियों के बारे में बहुत बातें हुई थी। उन्होंने बताया कि कई ऑफिसर्स उनके मामा के साथ भोजन पर आए थे और यह भी बताया कि कर्नल फॉस्टर्स की शादी होने वाली है।